अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वर्ब। तो वर्ब क्या होता है, जैसे मान लो हम कुछ एग्जांपल बोलते, जब हम बोले कि राम फेल्स, राम गिर गया, या फिर हम बोले कि राम रनिंग वेरी फास्ट, या फिर हम बोले कि द बुक इज ऑन द टेबल। तो ये सब अगर हम सुने और इसमें हम क्या क्या बोला, हमने बोला राम रन वेरी फास्ट, हमने इसमें एक एक्शन वर्ड लिखा। जैसे हमने बोला कि कम है, इसमें भी हमने एक एक्शन वर्ड लिखा कम है। जैसे हम बोले मूव, मान लो कोई इधर आ रहा है, चाहे हम किसको कमांड दें कि मूव कर जाओ, हम बोले मूव, यहाँ भी हमने एक एक्शन वर्ड लिखा। और लिखे मे गॉड ब्लेस यू, यहाँ भी हमने एक्शन वर्ड लिखा मे गॉड ब्लेस यू, तो ब्लेस हमने एक एक्शन वर्ड लिखा। तो हमने देखा कि हमने जितने भी सेंटेंस बनाए उस हर एक सेंटेंस में वर्ब जरूर लिखा। इसका मतलब वर्ब जो है एक सेंट्रल पार्ट है हर एक सेंटेंस का, बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं बनता है। उसके बाद और क्या देखा कि जो वर्ब है वो किसी न किसी एक्टिविटी को शो कर रहा है, जैसे राम रन, रन का एक्टिविटी, राम फेस तो फेल का एक्टिविटी, किसी न किसी हम एक्टिविटी को या फिर कभी स्टेट को भी शो कर रहे होते हैं। जैसे कि ही इज हैप्पी, तो हम स्टेट शो कर रहे हैं कि वह क्या है, खुश है। तो हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हमें लिखा है कि जैसे कि गोलू, क्या लिखा, गोलू इट्स मैंगो, गोलू जो है वो आम खाता है। ये गोलू का हैबिट है कि उसको आम का फ्लेवर पसंद है, तो या तो आम खाता है या तो माजा पीता है, तो आम का उसको पसंद है। ठीक, मतलब गोलू इट्स मैंगो, क्योंकि हम यहाँ कैटेगरी को रेफर कर रहे हैं इसलिए हमने गोलू इट्स अ मैंगो नहीं लिखा है। ठीक, पहला एग्जाम्पल। हम दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, हमें लिखा कि गोलू फेल, गोलू क्या हो गया, गिर गया। ये क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। किस वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, फेल वर्ब की। तीसरा हमने लिखा कि गोलू इज हैप्पी, गोलू क्या है, खुश है। हमें 3 सेंटेंसेस लिखे और इन तीनों सेंटेंसेस में हमने वर्ब यूज किया है। हमने यहाँ यूज किया इट्स, हमने यहाँ यूज किया फेल, और यहाँ हमने यूज किया इज। ये इट्स जो वर्ब है ये शो कर रहा है किसी एक्शन को, किसी एक्टिविटी को जो कि डूइंग है। ये वर्ब शो कर रहा है किसी एक्शन को जो कि हैपनिंग है। गोलू गिर गया, इसमें गोलू ने कुछ नहीं किया। गोलू गया होगा, मानो सीढ़ी में ऐसे टकरा गया किसी में और गिर गया, तो गोलू फेल हो गया। तो गोलू ने कुछ किया नहीं, उसके साथ कुछ हो गया। गोलू ने नहीं कुछ किया, गोलू के साथ कुछ हो गया। यहाँ गोलू ही कुछ कर रहा है। ठीक, गोलू ही कुछ करता है जनरली। अब गोलू इज हैप्पी, यहाँ जो है ना ही गोलू कुछ कर रहा है ना ही गोलू के साथ कुछ हुआ है, हम गोलू के स्टेट को रेफर कर रहे हैं। ये स्टेटिव वर्ब हो गया, हम इसको स्टेट को रेफर कर रहे हैं। मतलब इस 3 सेंटेंस को देखने के बाद हमको ये पता चलता है कि वर्ब जो है एक एक्टिविटी है, वर्ब क्या है, एक एक्शन वर्ड है जो कि ये शो करता है डूइंग, हैपनिंग एक्शन को शो करता है और स्टेट को भी शो करता है। तो मैं क्या लिखा कि इट इज एक्टिविटी, इट शोज डूइंग और हैपनिंग एक्शन। इवन स्टेट, और स्टेट को भी रेफर करता है कि कोई आदमी जो है, कोई सब्जेक्ट जो है उसका क्या स्टेट है। ठीक, सो डूइंग, हैपनिंग एक्शन, एक सो डूइंग और हैपनिंग एक्शन इवन स्टेट। ये डूइंग हैपनिंग एक्शन को भी शो करता है, यहाँ डूइंग एक्शन को शो कर रहा है, यहाँ हैपनिंग एक्शन को शो कर रहा है और यहाँ स्टेट को शो कर रहा है। ये हो गए वर्ब। तो वर्ब वो वर्ड हो गए जो किसी एक्टिविटी को रेफर करता है। कैसे एक्टिविटी को, डूइंग की एक्टिविटी को हो सकता है, हैपनिंग की एक्टिविटी रेफर कर रहा हो सकता है, किसी नाउन या प्रोनाउन के सब्जेक्ट के स्टेट को रेफर कर रहा है, जहां यहाँ स्टेट को रेफर कर रहा है। ठीक, उसके बाद यहाँ हम लिखते हैं, जैसे एक और सेंटेंस हम लिखे, लिखा गोलू इज प्लेइंग
फुटबॉल, गोलू इज प्लेइंग फुटबॉल। इन द गार्डन। गोलू क्या खेल रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। कहाँ खेल रहा है? गार्डन, गार्डन में। तो ये जो हमने यहाँ अभी इज लिखा है, यहाँ जो हमने इज लिखा है, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और ये क्या है? हमारा मेन वर्ब। मतलब जो गोलू मेन एक्शन जो परफॉर्म कर रहा है वो क्या है? प्लेइंग का। गोलू जो मेन एक्शन परफॉर्म कर रहा है, गोलू जो मेन एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो क्या है? प्लेइंग का। गोलू प्लेइंग का एक्शन कर रहा है। ये हमारी मेन वर्ब क्यों है? क्योंकि गोलू प्लेइंग कर रही है, हमारी मेन एक्टिविटी है जो गोलू कर रहा है। लेकिन इज क्या कर रहा है? इज जो है इस मेन वर्ब को हेल्प कर रहा है। क्या हेल्प कर रहा है? टेंस को रेफर करने में। कि ये इज है, ये बता रहा है कि हमारा जो है, हम जिस टेंस को रेफर कर रहे हैं वो कंटिन्यूअस टेंस। कैसा कंटिन्यूअस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो ये जो इज है ये एक हेल्पिंग वर्ब है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि शो टेंस। ये टेंस शो कर रहा है कि टेंस क्या है? टेंस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये शो कर रहा है कि जो टेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इस सेंटेंस को देखने के बाद हमको ये पता लग गया कि जो वर्ब है वो दूसरे वर्ब को हेल्प भी करता है। यहाँ क्या कर रहा है? ये इस वर्ब को हेल्प कर रहा है, इस वर्ब को हेल्प कर रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं? वर्ब एक्टिविटी तो है ही, ये डूइंग हैपनिंग एक्शन को शो तो करता ही है, साथ ही साथ में क्या करता है? इट हेल्प, इट हेल्प्स अदर वर्ब ऑल्सो। ये दूसरे वर्ब्स को भी हेल्प्स करता है। इट हेल्प अदर वर्ब्स ऑल्सो। ठीक, ये हो गया, दूसरे वर्ब को हेल्प करता है। अब इसके डिफरेंट फॉर्म होते हैं, और ये इसके जो डिफरेंट फॉर्म होते हैं, और ये डिफरेंट फॉर्म डिफरेंट स्टेट को शो करते हैं। जैसे हम लिखे राइट, रोट, रिटेन, राइटिंग, राइट्स। ठीक, लिखा राइट, रोट, रिटेन, राइटिंग, राइट्स। ये क्या? इसके डिफरेंट फॉर्म है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो गई। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई? आईएनजी फॉर्म। तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है ऐसे ईएस फॉर्म होती है कि कौन सी स्टेट को शो करती है? ये शो करती है इंडेफिनिट स्टेट को, ये शो करती है पास्ट इंडेफिनिट स्टेट को, ये शो करती है कंप्लीशन स्टेट को, ये शो करती है गोइंग ऑन स्टेट को, गोइंग ऑन स्टेट को। तो इसके डिफरेंट फॉर्म होते हैं। हम कह सकते हैं हैव डिफरेंट फॉर्म्स। इसके डिफरेंट फॉर्म हो गए V1, V2, V3 वर्ब का एनजी फॉर्म। इसको हम बोलते हैं वर्ब की एस या ईएस फॉर्म, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए यूज होता है। इट हैज डिफरेंट फॉर्म एंड shows डिफरेंट स्टेट्स, और ये डिफरेंट स्टेट्स को शो करते हैं। एंड शो डिफरेंट स्टेट्स। इट हैज डिफरेंट फॉर्म एंड इट शो डिफरेंट स्टेट, और ये डिफरेंट स्टेट को शो करती हैं। ये हमको पता लग गया, ये हमने देखा था। ये कौन सी स्टेट को शो करती है? इंडेफिनिट स्टेट को। ये शो करती है पास्ट इंडेफिनिट स्टेट को। ये शो करती है वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीशन स्टेट को। ये शो करती है क्या? कंटिन्यूअस स्टेट को। तो इट हैज डिफरेंट फॉर्म एंड इट शो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ एक्शन। सो डिफरेंट स्टेट्स
ऑफ एक्शन के डिफरेंट स्टेट्स को शो करती है। ये भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट नहीं हो सकती है, ठीक। और इसको एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है वो तो हम जानते ही हैं। इसमें लिखने की जरूरत नहीं, इसको ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट नहीं हो सकता है। और एक है कि एडवर्ब कैन डिस्क्राइब इट, इसको एडवर्ब डिस्क्राइब कर सकती है, जो कि हमने पहले एग्जांपल में देखा। तो एक एग्जांपल लिखते हैं और इसको आगे बढ़ते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लिखते हैं कि he writes clearly। तो कैसे लिखा है? क्लियरली लिखा है। तो इस राइट के एक्शन को, इस राइट के एक्शन को, जो कि हमारा वर्ब है, ये क्लियरली क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है। हम पूछ रहे हैं राइट, ही राइट हाउ, इसका जवाब क्या होगा? क्लियरली। लिखने का मैनर कैसा है? साफ सुथरा है। तो ये हम समझ गए एक एग्जांपल से। तो एडवर्ब इसको डिस्क्राइब करता है। इसकी डिफरेंट स्टेट, तो ये क्या है? ये बता रहा है जो इंडेफिनिट स्टेट की बात कर रहे हैं। और वर्ब की ऐसा फॉर्म क्या बता रहा है? इंडेफिनिट स्टेट, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं प्रीपोजिशन की। ये बेसिक है, यहाँ पूरा डिटेल नहीं खत्म होगा। वो ये एक एक बेसिक चैप्टर होगा, मतलब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसमें हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को थोड़ा थोड़ा जान लेंगे कि ये क्या करता है, वो क्या करता है, इसको कैसे पहचानेंगे। फिर अब हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए एक डिटेल लेक्चर आएगा, ठीक है। तो उसमें पूरे डिटेल पढ़ाया जाएगा कि ये क्या होता है, क्या नहीं होता है, ठीक। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन क्या होता है? तो प्रीपोजिशन जो है वो एक रिलेटिंग वर्ड, क्या है? रिलेटिंग वर्ड। ये रिलेट करता है। जैसे हम बोलते हैं द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक। द कैट इज अंडर द टेबल, ठीक। जैसे हम बोल रहे हैं द पेन इज इन द बॉक्स, तो ये हम रिलेट कर रहे हैं। इसको रिलेट, जैसे हम बोले द पेन इज इन द बॉक्स, तो पेन को बोले पेन कहाँ है? बॉक्स में। पेन और बॉक्स को रिलेट कर रहे हैं। पेन कहाँ है? तो बॉक्स में। तो पेन की पोजीशन बता रहे हैं, वो कहाँ है? बॉक्स में। द बुक इज ऑन द टेबल, तो क्या बता रहे हैं? जो बुक है उसका क्या पोजीशन है? वो टेबल पे है, ठीक। तो ये जो डिपोजिशन है ये क्या है? रिलेटिंग वर्ड है। प्रीपोजिशन इज, इट इज अ रिलेटिंग वर्ड। इट रिलेट noun or pronoun written after it to the word written before it। ये क्या करता है? इसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन लिखा होता है, इसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन लिखा होता है उसको रिलेट करता है अपने से पहले लिखे गए किसी वर्ड से, अपने से पहले लिखे गए किसी वर्ड से, ठीक। यहाँ हो गया हमारा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। और यहाँ बाद इसका एक ऑब्जेक्ट होगा, और ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। ये या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। प्रीपोजिशन का भी अपना ऑब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशन का भी अपना ऑब्जेक्ट होता है, जो कि नाउन या प्रोनाउन होता है। और इसके पहले कोई वर्ड होगा जिससे ये प्रीपोजिशन इसको रिलेट कर रहा होगा। और ये जो प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, इसको हम बोलते हैं, ये एक्ट करता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज ये कैसे काम करता है? एक्ट
एज एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है या तो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा होता है सेंटेंस में या फिर एडवर्ब की तरह काम कर रहा होता है, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट कैसा लिखा हुआ है सेंटेंस में उस हिसाब से हम देखेंगे और समझेंगे कि ये जो प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट है क्या किसका फ्रेज की तरह काम कर रहा है, किसकी तरह काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है या फिर एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। अगर जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है अगर वो व्हाट काइंड ऑफ या विच का रिप्लाई हुआ तो एडजेक्टिव फ्रेज होगा, अगर व्हेन वेयर फिर व्हेन वेयर हाउ का रिप्लाई हुआ तो एडवर्ब फ्रेज होगा। ठीक, अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं। क्या रिलेट करता है, किसको रिलेट करता है, नाउन या प्रोनाउन जो इसके बाद लिखा होता है। यहाँ इसके बाद कौन लिखा है, नाउन या प्रोनाउन जो कि इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। आफ्टर इट टू द वर्ड रिटन बिफोर जो इसके पहले लिखा होगा। ठीक है, तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। तो सिर्फ वर्ब का ही ऑब्जेक्ट नहीं होता है, प्रीपोजिशन का भी अपना ऑब्जेक्ट होता है जो कि होता है नाउन या प्रोनाउन। जैसे the man in the car is my friend। लिखा द मैन इन द कार इज माई फ्रेंड, वह आदमी जो कार में है वो क्या है, मेरा दोस्त है। यहाँ हमने एक प्रीपोजिशनल फ्रेज लिखा है और ये क्या है, एक नाउन है। क्यों नाउन है, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है। और हमने क्या लिखा, द मैन इन द कार। तो हम पूछेंगे अपने आप से सवाल कि विच मैन, तो हमारी तरफ से जवाब आएगा मैन इन द कार, मैन इन द कार। तो ये हमारा जो कि प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ये क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो कि इस द मैन को, जो कि इस द मैन को डिस्क्राइब कर रहा है। एडजेक्टिव क्या होता है, हमने इसको क्यों एडजेक्टिव बोला, क्योंकि ये पूरा फ्रेज इस द मैन को डिस्क्राइब कर रहा है। कौन मैन, हम बोलेंगे मैन इन द कार। ठीक, और ये जो इन लिखा है ये क्या है, प्रीपोजिशन है। ये जो हमने लिखा है द कार, हमें लिखा है द कार, वो इस प्रीपोजिशन का क्या हो गया, ये इस प्रीपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट है जो कि क्या है, एक नाउन है। ठीक, तो हमें क्या कहा, प्रीपोजिशनल जो फ्रेज है वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो उसका क्या फंक्शन है। दूसरा हमने कहा ये अपने से बाद लिखे गए नाउन को अपने से पहले लिखे गए किसी वर्ड से रिलेट करता है। हमें क्या, किसको रिलेट कर रहे हैं, हम द कार को इस द मैन से रिलेट कर रहे हैं कि द मैन कहाँ है, इन द कार है। तो हम ये जो इन प्रीपोजिशन है वो क्या करता है, इस कार को और द मैन को रिलेट कर रहा है। इसलिए हमने बोला जो प्रीपोजिशन है वो एक रिलेटिंग वर्ड है। ठीक, ये हमने समझ लिया। दूसरा एग्जांपल देखें, द बुक इज ऑन द टेबल। देखा द बुक इज ऑन द टेबल, किताब कहाँ है, टेबल पे है। तो ये जो ऑन द टेबल है, पहले ये जो ऑन है वो क्या है, प्रीपोजिशन है, और ये द टेबल क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट होता है। और ये प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलके क्या कर रहा है, हाँ क्या कर रहा है, ये बता रहा है ये जो टेबल पे है और ये जो बुक है इसमें रिश्ता बता रहा है कि जो बुक है वो कहाँ है, टेबल पे है। ये बुक और टेबल को ये जो ऑन प्रीपोजिशन है रिलेट करने का काम कर रहा है। चूंकि ये इस पूरा फ्रेज जो है ऑन द बुक, ये बुक का पोजीशन बता रहा है, रिप्लाई किसका है, वेयर का है। ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्योंकि पूरा जो कॉम्बिनेशन है किसका रिप्लाई है, वेयर का रिप्लाई है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। और ये ऑन प्रीपोजिशन क्या कर रहा है, अपने से बाद लिखे गए वर्ड को अपने से पहले लिखे गए वर्ड से रिलेट कर रहा है। ये रिलेटिंग वर्ड हो गया। ठीक,
ये बात हम लोग समझ गए, ये कैसे एडजेक्टिव की तरह काम करता है, कहीं एडवर्ब की तरह काम करता है। दो एग्जाम्पल है हमारे पास, और ये अपने से पहले लिखे गए वर्ड का अपने से बाद लिखे गए वर्ड से रिलेट करता है। ये हमारा हो गया प्रीपोजिशन। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कंजंक्शन। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? कंजंक्शन। कि कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन क्या होता है? 1 2 3 4। हमने कहा जो कंजंक्शन है वो एक कनेक्टिंग वर्ड है। कंजंक्शन जो है वो कनेक्ट करने का काम करता है। जब हम सेंटेंस चैप्टर पढ़े तो उसमें भी देखे थे, फैन बॉयज हो गया, उसके बाद आफ्टर है, बिफोर है, ये सब क्या करता है? कनेक्ट करने का काम करता है। ये कनेक्ट करता है कि इसको, हो सकता है ये दो वर्ड को कनेक्ट कर रहा हो, या फिर दो फ्रेज को कनेक्ट कर रहा हो, या फिर दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा हो। ठीक, जैसे हमने सबनेट क्लॉज में देखा था, कोनेट क्लॉज में देखा था। तो जो कंजंक्शन है वो एक कनेक्टिंग वर्ड है। जैसे बोलते राम एंड श्याम आर प्लेइंग, तो यहाँ हम राम और श्याम को कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि दोनों सेम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो कंजंक्शन है वो एक कनेक्टिंग वर्ड है। कंजंक्शन क्या है? एक कनेक्टिंग वर्ड है। इट इज अ कनेक्टिंग वर्ड। ये क्या करता है? दो वर्ड को कनेक्ट करता है, या फिर दो फ्रेज को कनेक्ट करता है, या फिर दो क्लॉज को कनेक्ट करता है। इट कनेक्ट्स टू वर्ड्स टू वर्ड्स टू फ्रेज और टू क्लाउज। ये कनेक्ट करता है टू वर्ड्स को, या फिर टू फ्रेज को, या फिर टू क्लाउज को। ठीक, टू क्लाउजेस, टू PHRASES, टू फ्रेजेस। ये कनेक्ट करने का काम करता है टू वर्ड्स को, टू फ्रेज को, या फिर टू क्लाउजेस को। ठीक, जैसे हमने लिखा कि राम, कुछ बढ़िया नाम लिखते हैं, नेहा एंड प्रीति, नेहा एंड प्रीति आर फ्रेंड। नेहा एंड प्रीति आर फ्रेंड। ऐसा हो सकता हो, नेहा एंड प्रीति आर फ्रेंड। तो हमने क्या किया, यहाँ दो वर्ड को कनेक्ट कर दिया, दो वर्ड को कनेक्ट कर दिया। ये हमारा क्या है? कंजंक्शन है। कंजंक्शन क्या कर रहा है? दो वर्ड को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। क्यों कनेक्ट किया? क्योंकि दोनों के बारे में हम बात कर रहे हैं, दोनों क्या है? एक फ्रेंड है। दोनों की स्टेट को बता रहे हैं, तो के फ्रेंडशिप के स्टेट में नेहा एंड प्रीति आर फ्रेंड। ठीक, राम एंड sorry, Ram is playing and singing. Ram is playing and singing। हमने क्या किया? इस दो वर्ड को कनेक्ट कर दिया। राम क्या कर रहा है? प्ले भी कर रहा है और सिंग भी कर रहा है। हमने दो वर्ड को क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। राम is a
डॉक्टर, राम एक डॉक्टर है, एंड ही इज माई फ्रेंड, एंड ही इज माई फ्रेंड। तो यहाँ क्या किया हमने, ये मेन क्लाउज है और ये सबनेट कोऑर्डिनेट क्लाउज है, इसको हमने एंड कंजंक्शन से कनेक्ट कर दिया। ठीक, ये हो गया हमारा कंजंक्शन जो कि कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक, अब हम पढ़ने वाले हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जो कंजंक्शन है वो भी सिर्फ कनेक्ट करने का ही काम करे, ना ही ये सब्जेक्ट हो सकता है, ना ही ऑब्जेक्ट हो सकता है, ना ही कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ना ही एडजेक्टिव इसको डिस्क्राइब कर सकता है, ना ही एडवर्ब कोई किसी को, ना ही इसको डिटरमिन कर सकता है। बस इतना ही है जो लिखा गया। इंटरजेक्शन क्या होता है, हमने कहा जो इंटरजेक्शन होते हैं, जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ रहे थे उसमें क्या बोला था, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या था, हमने बोला जो वो सेंटेंस जिसके थ्रू हम अपने सडन एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करते हैं उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। उसके बाद हमने ये बोला था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है उसमें इंटरजेक्शन यूज होता है। क्यों होता है इंटरजेक्शन यूज, वो इंटरजेक्शन ही होता है जो हमारे सडन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं इंटरजेक्शन को, कि इंटरजेक्शन वो वर्ड होता है जिसके थ्रू हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, इट इज अ वर्ड with the help of which we express our emotion। इमोशन ऐसा इमोशन जो सडन एक्सप्रेशन होगा, सडन एक्सप्रेशन ऑफ क्या, जॉय, सोरो, सरप्राइज और एक्साइटमेंट। ठीक, दूसरी बात हम क्या लिख सकते हैं, ये जो इंटरजेक्शन होते हैं ये सेंटेंस के पार्ट नहीं होते हैं। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। मतलब अगर सेंटेंस में इंटरजेक्शन लिखा है और उस इंटरजेक्शन को हम सेंटेंस में नहीं लिखें फिर भी हमारा सेंटेंस सही होगा। तो फिर इंटरजेक्शन का क्या काम है, तो इंटरजेक्शन सिर्फ हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा होता है। बस इंटरजेक्शन अगर हटा देंगे तो वो जो इमोशन हम एक्सप्रेस करना चाह रहे थे वो एक्सप्रेस नहीं होगा। ठीक, ये हमने समझा। तो कुछ वर्ड जो इंटरजेक्शन, जैसे हमारा ओ, इसको हम यूज करते हैं जो दुख को प्रकट करने के लिए, सौरों को एक्सप्रेस करने के लिए। sorrow with surprise, sorrow with surprise। ठीक, क्लास अपने दुख को क्रिएट करनी, वो ये अपनी खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए, पूरे अपने खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए। पुरेटा, ये जब हम तब यूज करते हैं व्हेन वी फाइंड समथिंग गुड, व्हेन वी फाइंड समथिंग गुड, जब हमको कुछ अच्छा मिल जाए तो हम बोलते हैं उरेटा, URETA, उरेटा। अब सिर्फ यही वर्ड यूज होता है ऐसा नहीं है, कुछ जनरल वर्ड जो हो सकता है कभी इंटरजेक्शन नहीं हो जो, या फिर एडजेक्टिव की तरह काम करते हो, तो भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कुछ वर्ड है, जैसे हम थैंक्स है, ये वर्ड भी एज ए कंजंक्शन यूज हो जाते हैं। जैसे गुड बाय है, इसको भी हम एज ए कंजंक्शन यूज कर लेते हैं। जब हम इसको यूज कर रहे हो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, तब इसको इंटरजेक्शन जब हम कंजंक्शन इंटरजेक्शन यूज कर लेते हैं, एज ए इंटरजेक्शन यूज कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद हमारे पास कुछ वर्ड जैसे सिंपली गुड है, इसको भी हम यूज कर लेते हैं एज ए इंटरजेक्शन। हेलो को भी यूज कर लेते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन को भी यूज कर लेते हैं। तो ये सब जो वर्ड है इसको हम यूज कर लेते हैं एज ए इंटरजेक्शन। कैसे यूज करते हैं, जब हमको इसके थ्रू अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं तो हम इसको बोल देते हैं ये एज ए इंटरजेक्शन। जैसे मान लो कोई इंसान है और उसने अच्छा काम किया, मतलब कोई पर्सन है, कोई आदमी है, वो बहुत अच्छे तरीके से काम किया, हमने कहा वाह गुड गुड। तो ऐसे हमने गुड कहा, यहाँ हम इमोशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये हो गया हमारा इंटरजेक्शन।
उसी प्रकार से हो गया जैसे हमारा प्लीज हो गया, प्लीज हेल्प मी। तो यहाँ क्या होगा, इंटरजेक्शन, इमोशन को एक्सप्रेस कर रहा है। अब कुछ जो सेंटेंस इसमें भी हम लोग लिख लेते हैं, सेंटेंस इसमें भी हम लोग लिख लेते हैं। जैसे हमने लिखा कि ओह आई फॉरगॉट टू ब्रिंग notebook, I forgot to bring notebook to class, I forgot to bring my notebook to class। ये क्या हो गया, हमने देखा ओह नोटबुक खत्म हो गया, मतलब और नोटबुक हम भूल गए, तो हम सरप्राइज के साथ साथ रिग्रेट भी कर गए, रिग्रेट भी कर रहे हैं, जो हम साला भूल गए, तो सरप्राइज के साथ रिग्रेट भी है, सरप्राइज के साथ रिग्रेट भी है। या फिर हम बोले, या फिर हम बोले कि ओह व्हाट अ नॉइजी क्लास, ओह व्हाट अ नॉइजी क्लास। ये हम क्या कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं। क्लास पूछा क्या, मतलब इमोशंस एक्सप्रेस कर रही थी, क्या हो गया हमारा, इंटरजेक्शन हो गया। alas alas I failed, I failed the internal A double S E double S internal assessment, oh I failed the internal assessment, हमने इंटरनल असेसमेंट फेल हो गया। तो ये सब क्या है, सौरो है, दुख प्रकट कर रहे हैं। तो अगर हम ये जो वर्ड हमने लिखा है, ये जो वर्ड हमने प्रीपोजिशन सॉरी ये जो हमने इंटरजेक्शन लिखा है, अगर हम ना लिखें तो भी हमारा सेंटेंस सही, आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई नोटबुक, क्लास यहाँ फुल स्टॉप देते, सिंपल असर्टिव सेंटेंस हो जाता, व्हाट अ नॉइजी क्लास। तो यहाँ तो इमोशन एक्सप्रेस ऐसे भी हो रहा था, क्या है बकवास क्लास ऐसा कुछ, क्लास आई फेल्ड द इंटरनल, हम यहाँ लिखे आई फेल्ड द इंटरनल असेसमेंट, तो ये हो जाएगा जस्ट असर्टिव सेंटेंस, एक स्टेटमेंट। और जब हम एलास लिख देते हैं तो वहाँ इमोशन प्रकट कर रहे हैं कि हम दुख है, हम इंटरनल असेसमेंट में फेल हो गए, ओह फेल हो गए, तो यहाँ दुख ही प्रकट कर रहे हैं, इमोशन एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ इंटरजेक्शन यूज किया। अगर हम नहीं भी लिखे तो भी हमारा सेंटेंस सही है, ठीक। तो ये हमारा इंटरजेक्शन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं इसकी डिटर्मिनर की, डिटर्मिनर की, DETERMINERS, डिटर्मिनर्स। तो डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, अब जिस क्लास के लिए हम पढ़ रहे हैं, जनरली जो डिटर्मिनर होता है उसको तो लोग एडजेक्टिव के साथ ही पढ़ लेता है, किसके साथ, एडजेक्टिव के साथ। बट जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं, हम अगर एडजेक्टिव के साथ पढ़ें तो हम चीज़ों को उतने अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, ठीक। तो जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं हमको डिटर्मिनर को अलग से पढ़ना होगा, ठीक। तो डिटर्मिनर क्या होता है, जैसे हम बोले जो जिसको हम आर्टिकल बोलते हैं ए अंदर, वो भी डिटर्मिनर ही होते हैं, ठीक। अब जैसे बोलते हैं माई फ्रेंड, माई कार, हिज कार, ये जो हम बोला कि ये सब पॉजेसिव केस के डिटर्मिनर है। जैसे बोला कि दिस कार, दैट कार, ये डिटरमिन कर रहे हैं, किसको डिटरमिन कर रहे हैं, कार के पोजीशन को, कार के प्लेस को, ठीक है। जैसे हम बोले कि अ कार, द कार, ये क्या कर रहा है, ये डिटरमिन कर रहा है कि जिस कार की हम बात कर रहे हैं वो इंडेफिनिट कार है या किसी हम पार्टिकुलर कार की बात करते हैं, ये डिटरमिनर है। ये जो डिटरमिनर है वो क्या करता है, क्या कर रहा है, हर एक जगह हम कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है, डिटरमिन कर रहा है, डिटरमिनर्स, डिटरमिन क्या लिख सकते हैं, इट डिटरमिन, क्या डिटरमिन करता है, इट डिटरमिन द पोजीशन, क्या डिटरमिन करता है, पोजीशन, क्या कि उसका किस जगह पे है। दूसरा पोजीशन, पोजीशन मतलब कि वह किसका ऑनर है, या फिर उसका क्वांटिटी, या फिर उसका नंबर, उसका नंबर क्या है,
या फिर हम बोल सकते हैं अमाउंट, किसका, ऑफ नाउन का। तो डिटर्मिनर वो वर्ड होते हैं जो डिटरमिन करते हैं, क्या डिटरमिन करते हैं, हो सकता है नाउन का पोजीशन को डिटरमिन कर रहे हैं, हो सकता है नाउन के ओनरशिप को डिटरमिन कर रहे हैं, हो सकता है नाउन के प्लेस को डिटरमिन कर रहे हैं, हो सकता है नाउन के अमाउंट को डिटरमिन कर रहे हैं। जैसे कुछ डिटर्मिनर जो हम देख सकते हैं, जैसे दिस है, दैट है, माय है, योर है, ए है, एन है। जो आर्टिकल होते हैं वो भी डिटर्मिनर ही होते हैं। फ्यू है, सेवरल है, सच है, सम है, एनी है, ऑल है, लिटिल है, मच है, मैनी है। ये सारे क्या है, डिटर्मिनर। और भी डिटर्मिनर होते हैं। तो ये जो हमने वर्ड लिखा है, ये जो हमने वर्ड लिखा है, ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ डिटर्मिनर ही होते हैं। ये ऑल्सो एक्ट एज अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह भी काम करते। सिर्फ डिटर्मिनर हो, ये तो हम पहले भी जान चुके हैं, कोई भी वर्ड जो है उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच फिक्स नहीं होता है, वो डिपेंड करेगा उसको हमने कैसे यूज किया। तो ये सब वर्ड जो है जनरली एज ए डिटर्मिनर यूज होते हैं, बट ये कोई जरूरी नहीं है कि कहीं देखेंगे बोले हाँ ये डिटर्मिनर, ऐसा नहीं। हमको पहले देखना होगा कि क्या ये डिटर्मिन कर रहे हैं, किसी नाउन की आप पोजीशन को डिटर्मिन कर रहे होंगे, या फिर उसके क्वांटिटी को डिटरमिन कर रहे होंगे, या फिर किसी नाउन के अमाउंट को डिटरमिन कर रहे होंगे। अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो डिटरमिन द पोजीशन, क्वांटिटी, नंबर और अमाउंट ऑफ नाउन। ठीक, अभी हम लोग समझ गए। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखने से पहले एक और बात लिख देते हैं। इट ऑलवेज यूज विथ, इट इज ऑलवेज यूज विथ नाउन, ये हमेशा नाउन के साथ यूज होता है। दूसरा, इट इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर नाउन, ये नाउन के पहले ही यूज होता है हमेशा, और नाउन के साथ ही यूज होता है। ठीक, अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एक और वर्ड हम लिख देखते हैं। इट कांट बी यूज्ड विदाउट नाउन, ये बिना नाउन के यूज ही नहीं हो सकता है। ये दोनों लगभग एक ही बात हुआ, हमेशा होते हैं उसके साथ, तो बिना नाउन के यूज नहीं हो सकता है। ठीक, अब हमने सेंटेंस लिखा कि दिस इज माई कार, दिस इज माई कार। आई ऑन दिस कार। अब यहाँ ये जो दिस है, हमने कहा था दिस डिटर्मिनर होते हैं, बट फिर ये भी कहा था ये दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह भी काम कर सकते हैं। तो चूंकि ये एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, यहाँ एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, और ये किसी का नाम नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगा, प्रोनाउन हो। ये सब्जेक्ट का दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच काम करता है, एक तो नाउन, एक तो प्रोनाउन, दूसरा कोई तो काम करता नहीं है। ये क्या हो गया, प्रोनाउन। चूंकि ये प्रोनाउन क्यों है, चूंकि किसी का नाम है नहीं और ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, प्रोनाउन होगा। अब ये कार क्या होता है, कार नाउन होता है, और ये क्या कर रहा है, डिटरमिन कर रहा है। क्या डिटरमिन कर रहा है, पोजीशन, ये कि पोजीशन डिटरमिन कर रहा है, पोजीशन। ये कार किसका कार है, ये कार किसका कार है, इसका ओनर कौन है, तो हम बोल रहे हैं दिस इज माई कार। ये जो माई हमने लिखा है वो क्या हो गया, डिटर्मिनर हो गया।
अब आई ऑन, आई क्या है, सब्जेक्ट है हमारा, और ये किसी का नाम नहीं है, इसलिए ये तो क्या होगा, नाम होता है तो नाउन होता है, बट ये नाम नहीं है तो प्रोनाउन है, क्योंकि सब्जेक्ट की तरह या तो नाउन या प्रोनाउन काम करता है, और नाउन नाम होता है और प्रोनाउन नेम नहीं होता। आई ओन दिस कार, अब इस जगह ये जो दिस वर्ड है ये क्या है, एक डिटर्मिनर है, ये डिटरमिन कर रहा है कि ये जो नजदीक वाला कार है, ये वाला कार, इसका मालिक कौन है, मैं हूँ। ये डिटरमिन है जो कि डिटरमिन कर रहा है इस कार के पोजीशन को। अब हम इसको प्रोनाउन क्यों नहीं बोल रहे हैं, हम प्रोनाउन इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि जो प्रोनाउन है वो नाउन के साथ यूज होता है, साथ यूज नहीं होता है। प्रोनाउन नाउन के साथ यूज नहीं होता है, नाउन के प्लेस पे यूज होता है। हमें क्या कहा, हमने इसको डिटर्मिनर इसलिए बोला, प्रोनाउन इसलिए नहीं बोला क्योंकि जो प्रोनाउन होता है वो नाउन के साथ नहीं, नाउन के प्लेस पे यूज होता है, नाउन के प्लेस पे। और डिटर्मिनर ही है जो हमेशा नाउन के साथ यूज होता है, इसलिए ये डिटर्मिनर है। प्रोनाउन इसको हम नहीं बोलेंगे क्योंकि ये नाउन के साथ यूज होता है, नाउन के प्लेस पे यूज होगा तो हम प्रोनाउन बोलेंगे। ठीक, दिस car is new, this car is my, एक दो तीन, this is my car। अब हमने लिखा है दिस कार, दिस कार, कार के साथ लिखा है, कार हमारा क्या है, नाउन, और ये जो दिस है इसको हम बोलेंगे डिटर्मिनर है। क्यों डिटर्मिनर है, क्योंकि अगर ये प्रोनाउन होता तो ये कार के जगह पे यूज हो रहा था, क्या बोला, ये सब्स्टिट्यूशन है। ये जो प्रोनाउन है वो नाउन के साथ नहीं यूज होता, नाउन के साथ सिर्फ डिटर्मिनर यूज होता है या तो फिर एडजेक्टिव यूज होता है। और ये इसको अगर एडजेक्टिव होता तो इसके बारे में कुछ क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है कि उसका क्या क्वालिटी है। हम इसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब नहीं कर रहे, उसके पोजीशन को डिस्क्राइब करें, कौन वाला कार, तो दिस वाला कार, या फिर दिस मतलब जो जो नजदीक में जो कार है वो वाला कार, ये क्या है, डिटर्मिनर है। अब ये कार कैसा है, नया है, ये इस कार की डिस्क्रिप्शन हो गई, उसकी क्वालिटी हो गई, ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो ये जो एडजेक्टिव है हमने देख सकते हैं कि हमने बिना नाउन के लिख लिया है, दिस कार इज माई। अब ये तो डिटर्मिनर है, पॉजिटिव केस का डिटर्मिनर है, और हमने इसको बिना नाउन के लिखा है, इसके साथ कोई नाउन नहीं लिखा है, ये गलत हो जाएगा। हमने पहले ही लिखा दिया था, इसको हम बिना नाउन के यूज नहीं कर सकते, बट ये जो एडजेक्टिव है इसको एज ए कम्प्लीमेंट हम बिना नाउन के यूज कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया सही, इसके साथ नाउन लिखा है तो इसके साथ हमेशा डिटर्मिनर के साथ नाउन लिखना पड़ेगा। हम लिख सकते हैं कि एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड विदाउट noun as a complement after linking verb but determiner can't, लेकिन डिटर्मिनर यूज नहीं हो सकता है। तो ये डिफरेंस है एडजेक्टिव और डिटर्मिनर। डिटर्मिनर को हम अकेले भी यूज कर सकते, सॉरी एडजेक्टिव को हम अकेले भी यूज कर सकते हैं, बट डिटर्मिनर को नहीं कर सकते, ये हमने एग्जाम्पल में देखा। ठीक, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है वो हम जान चुके हैं, हम और आगे बढ़ते हैं और कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। 1 2 3, he is a boy। हमने बोला था आर्टिकल भी डिटर्मिनर ही होते हैं, और लिखा he is a
honest boy. He is a very honest boy. He is a very honest boy. 1 2 3 हम देख सकते हैं इस सेंटेंस में कि ये जो डिटर्मिनर है उसका पोजीशन खिसकते जाता है, खिसकते जाता है, खिसकते जाता है। ये बॉय है, ये जो डिटर्मिनर है किसके लिए यूज होता है? हमेशा नाउन के लिए। बट अगर बीच में अगर इस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए अगर हमने एडजेक्टिव लिख दिया तो जो डिटर्मिनर है वो खिसक जाएगा। फिर इस एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने के लिए हमने एक एडवर्ब लिख दिया तो डिटर्मिनर खिसकते जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा क्या है? एक नाउन फ्रेज है। ये क्या है? नाउन फ्रेज। ये भी क्या है? एक नाउन फ्रेज। हम कहेंगे जो डिटर्मिनर है, जो डिटर्मिनर है वो नाउन फ्रेज के शुरुआत में यूज होता है। डिटर्मिनर यूज एट द बिगिनिंग ऑफ नाउन फ्रेज। बट ये यूज हो रहा होता है उस नाउन के लिए, ये यूज हो रहा है इस नाउन के लिए, ना कि इस वेरी के लिए। ये यूज हो रहा है इसी के लिए, बट इसको नाउन फ्रेज के शुरुआत में लिखा जाता है। हमने क्या कहा? डिटरमाइनर इज यूज्ड एट द beginning, use at the beginning of noun phrase। ठीक, ये नाउन के लिए यूज हुआ, ये आप पहले ही बता चुके हैं। तो ये डिटर्मिनर हो गया और ये खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे द लास्ट पार्टिकल्स कि पार्टिकल्स क्या होते हैं। व्हाट आर पार्टिकल्स? वन टू थ्री। तो जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है? हमने टोटल 9 कैटेगरी के पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा। नाउन, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर, वर्ब, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन। तो ये हमारे पास टोटल 9 कैटेगरी के पार्ट्स ऑफ स्पीच थे। तो ऐसे वर्ड, तो हमारे सेंटेंस में कुछ ऐसे भी वर्ड यूज हो रहे होते हैं जिसको हमने जो वेल डिफाइंड पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच था, हम उसमें उसको कैटेगराइज नहीं कर पाते हैं। मतलब हमने कहा था नाउन, क्या बोला था? नाउन जो किसी का नाम है, कंजंक्शन जो कनेक्ट करता है। तो वो हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड आ जाते हैं हमारे सेंटेंस में यूज हो रहे होते हैं। ये जो हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखा है उसमें उसको हम रख ही नहीं पाते हैं। वो किसी भी प्रॉपर्टी से उसका मैच ही नहीं हो पाता है। हम उसको बोले कि हाँ ये वर्ड जो है, हाँ ये वर्ड नाउन है, हाँ ये वर्ड ये है, तो हम उसको किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं रख पाते। तो ऐसे वर्ड, तो हमारे सेंटेंस में यूज हो रहे ऐसे वर्ड जिसको हम ये जो सर्टेन पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें कैटेगराइज नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे वर्ड को लोग क्या बोलते हैं? पार्टिकल्स बोलते हैं। हमने क्या कहा? It is a word that can't be categorized into certain well defined parts of speech। ये जो हमारे वेल डिफाइंड पार्ट्स ऑफ स्पीच है, हम उसको इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैटेगराइज नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ही वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टिकल्स बोलते हैं। पार्टिकल्स बोलते हैं। और ये जो वर्ड होते हैं इसके पास अपना कोई लिटरल मीनिंग भी नहीं होता है। अपने पास इसका अपना कोई लिटरल मीनिंग भी नहीं होता है। कहने का मतलब जैसे
कि मान लो हमने लिखा गो, तो गो जो है इसका एक मतलब होता है जाना। जैसे हमने कम लिखा, तो इस कम का मतलब होता है आना। लेकिन ये ऐसे वर्ड होते हैं जिसके पास अपने लिटरल मीनिंग भी नहीं होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैटेगराइज कर ही नहीं सकते, ये तो अलग बात हो गया, ठीक है। बट इट हैज नो लिटरल मीनिंग, इसके पास कोई लिटरल मीनिंग नहीं होता है। तो इसको हम सर्टेन पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो वेल डिफाइंड पार्ट्स ऑफ स्पीच उसमें कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं, इसके पास अपना कोई लिटरल मीनिंग नहीं होता है, ठीक। तो हम इसको हम कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो यहाँ में कुछ एग्जाम्पल लिखा है और लिखा बी टेकन डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब हमको इस टेकन डाउन पर फोकस करना है और हमको ये जानना, ये जो डाउन वर्ड हमने लिखा है इसको हम किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैटेगराइज करें। अगर हमको किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसको कैटेगराइज करना है तो हमको सबसे पहले ये जानना होगा कि इसका क्या फंक्शन है। हमने क्या कहा था, हमने वर्ड को कैसे कैटेगराइज किया था, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। अगर हम इसका फंक्शन जान जाए तो हम जान जाएंगे कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो अगर हम देखिए, हम लिखा है कि द टीयर रोल डाउन ही चिक्स, रोल डाउन ही चिक्स। तो टीयर रोल डाउन वेयर, टीयर रोल डाउन वेयर, तो ये जो एक्शन है, ये एक्शन किस प्लेस पे हो रहा है, इसके चिक्स पे हो रहा है। ये क्या है, एक प्रीपोजिशन है और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो ये जो डाउन हमको पता चल गया, ये प्रीपोजिशन है जो कि बता रहा है कि जो टीयर है, जो टीयर है वो कहाँ रोल कर रहा है, टीयर कहाँ रोल कर रहा है, तो हमको पता चल गया है चिक्स पर। ये टीयर का पोजीशन बता रहा है, टीयर का पोजीशन, टीयर रोल डाउन वेयर, हम कहेंगे वेयर, हम कहेंगे टीयर रोल्ड वेयर ही चिक्स। तो टीयर जो है कहाँ रोल किया है, ही चिक्स पे किया है, तो टीयर रोल्ड ही चिक्स। तो ये टीयर का पोजीशन कहाँ है, ही चिक्स पे। तो रिलेट किया तो हमें पता चल गया कि जो डाउन है इस जगह पे ये एक रिलेट करने का काम कर रहा है। किसको रिलेट करने, ही चिक्स को रिलेट कर रहा है इस रोल से, कि टीयर जो है रोल किया है, कहाँ किया है रोल, इस चिक पे रोल किया है। ये रिलेटिंग वर्ड था, यहाँ इसने प्रीपोजिशन बोल दिया। द मैन फेल डाउन, द मैन फेल डाउन, जो डाउन वर्ड है ये क्या बता रहा है, जो मैन है फेल कर गया, कहा वेयर, हमने कहा वेयर, तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, हमारा क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये हमारा हो गया एडवर्ब। यहाँ पे ये पूरा क्लाउज, हमने कहा था कि जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है वो एडवर्ब की तरह काम करता है, ये पूरा एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, बट इसमें ये डाउन क्या एक प्रीपोजिशन है और यहाँ ये डाउन क्या एक एडवर्ब है। तो हमने इसका फंक्शन देखा कि ये फेल का प्लेस बता रहा है, ये वेयर का रिप्लाई है, तो हमने इसको एडवर्ब प्लेस बोल दिया। ये दो वर्ड को कनेक्ट करने का काम, रिलेट करने का काम कर रहा है, इस रोल को हिस चिक से रिलेट कर रहा है, तो हमने इसको प्रीपोजिशन बोल दिया। तो ये क्या कर रहा है, इसको हम क्या बोले, एडवर्ब बोले या फिर प्रीपोजिशन बोले। अगर हम मान लेते हैं कि ये जो वर्ड हमने लिखा है ये प्रीपोजिशन है, हम ये मान ले कुछ देर के लिए कि जो डाउन है ये प्रीपोजिशन है। अगर हम इसको प्रीपोजिशन मान लेते हैं, अगर हम इसको प्रीपोजिशन मान लेते हैं, ये जो द इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये टेकन क्या, द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो अगर ये क्या है, अगर ये प्रीपोजिशन है और ये द पॉइंट इसका ऑब्जेक्ट है, तो मतलब ये जो पूरा फ्रेज हमने लिखा है, जो पूरा फ्रेज हमें लिखा है डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये किसकी तरह काम करेगा, क्योंकि ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है तो ये पूरा फ्रेज काम करना चाहिए एज ए ऑब्जेक्ट, एज ए एडजेक्टिव या एज ए एडवर्ब, इसको काम करना चाहिए एज ए एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब। अब देखो क्या ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, अगर ये एडजेक्टिव होता तो ये इसके पहले कोई ना कोई क्या लिखा होता, कोई ना कोई नाउन लिखा होता। अगर ये एडजेक्टिव होता तो इसके पहले कोई नाउन होता जिसको वो डिस्क्राइब कर रहा होता। ये एडजेक्टिव तो नहीं है क्योंकि ये किसी नाउन का डिस्क्रिप्शन नहीं है, मतलब ये विच या व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई नहीं है। दूसरा, डाउन द इम्पोर्टेंस पॉइंट्स, अगर ये एडवर्ब है तो क्या ये हाउ का रिप्लाई है, नहीं है। ये टेकन डाउन हाउ, ऐसा कुछ डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हाउ का तो रिप्लाई नहीं है। हमने कहा दे टेकन डाउन वेयर, वेयर का भी रिप्लाई नहीं है। दे टेकन डाउन व्हेन, व्हेन का भी रिप्लाई नहीं है। मतलब ये जो हमने लिखा है ये
ना ही एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, ना ही एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। मतलब ये प्रीपोजिशन तो नहीं है, ये प्रीपोजिशन तो नहीं है। तो अब क्या है, तो एक्चुअली में ये जो द इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस डाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं है। ये पूरा जो है टेकन डाउन, ये जो पूरा जो वर्ड है ये एक वर्ब फ्रेज है, एक वर्ब फ्रेज है, और ये पूरे वर्ब फ्रेज का ये ऑब्जेक्ट है, ये पूरे वर्ब फ्रेज का ये ऑब्जेक्ट है। तो हमने इसको जो डाउन हमने लिखा है, हमने इसको किसी में कैटेगराइज नहीं कर पाया। यहाँ ये डाउन का मीनिंग दे ही नहीं रहा, इसका एक नया मीनिंग तैयार हो गया कि उसने टेकन डाउन, उसने उतार लिया। किसको उतार लिया? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। ये जो डाउन है इसका यहाँ कोई लिटरल मीनिंग ही नहीं है। तो हम इसको किस पार्ट से स्पीच में, नहीं उसका कोई फंक्शन प्ले कर रहा है, नहीं प्रीपोजिशन का फंक्शन रोल प्ले कर रहा है, नहीं एडवर्ब का फंक्शन प्ले कर रहा है, तो हम इसी को हम बोल देते हैं पार्टिकल्स। हम इसी को बोल देते हैं पार्टिकल्स। यही वो हमारे सेंटेंस यूज होने वाले ऐसे वर्ड हैं जिसको हम किसी भी, मतलब एक अकेला ये वर्ड नहीं, मतलब वही ये हमारे सेंटेंस में ये जो वर्ड है वो पार्टिकल्स है, क्योंकि हम इसको किसी भी वेल डिफाइंड पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैटेगराइज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमको समझ आ गया। तो ऐसा कब होता है, जो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्या बनाते हैं, वर्ब फ्रेज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वर्ब फ्रेज बनाते हैं, एडजेक्टिव का यूज करके, एडवर्ब का यूज करके, प्रीपोजिशन का यूज करके। तो उसमें जो जब हम वर्ब फ्रेज बनाते हैं तो उसमें यूज होने वाले जो एडजेक्टिव होते हैं, उसमें जो यूज होने वाले एडवर्ब होते हैं, उसमें यूज होने वाले जो प्रीपोजिशन होते हैं, वो अपना लिटरल मीनिंग जो होता है वो खो देते हैं, अपना फंक्शन खो देते हैं। तो वही सो जो वर्ड होते हैं वो क्या कैसे काम कर रहे होते हैं, एज अ पार्टिकल्स काम कर रहे होते हैं। एक 1 2 3। जैसे हमने यहाँ देखा, ये फ्रेज था टेक डाउन, यहाँ ये पार्टिकल्स की तरह काम करता है। कुछ एग्जाम्पल जैसे हैड बेटर, ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस देने के लिए यूज किया जाता है, हैड बेटर, बट यहाँ ये पार्टिकल्स की तरह काम कर रहा है। जैसे हम कोई वर्ड यूज करें कि एनीथिंग इल्स या एनीबडी इल्स, तो यहाँ जो इल्स है वो एक पार्टिकल्स की तरह काम कर रहा है। तो जैसे हम लिखे आउट टू, तो आउट टू में ये जो टू है वो एक पार्टिकल्स की तरह काम कर रहा है। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड होते हैं जिसका हम किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैटेगराइज नहीं कर पाते हैं, तो उसको हम पार्टिकल्स बोल देते हैं। जो आर्टिकल्स हैं वो भी समटाइम एज ए पार्टिकल्स काम करते हैं, आर्टिकल्स भी समटाइम एज ए पार्टिकल्स काम करते हैं। ये सब क्या हो गए? पार्टिकल्स। ये सारी की सारी क्या है? वर्ब फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है। ठीक। तो क्या होता है कि जब हम एडजेक्टिव यूज करते हैं, जो हमने बेटर लिखा है, बेटर क्या है? गुड की कंपैरेटिव डिग्री है, इसको हम यूज करते हैं कंपैरिजन करने के लिए, बट यहाँ कोई कंपैरिजन है ही नहीं। ये जो हैड बेटर है इसको हम यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग एडवाइस देने के लिए। क्यों यूज करते हैं? टू गिव स्ट्रॉन्ग एडवाइस। यहाँ तो हम कंपेयर कर ही नहीं रहे हैं, तो ये क्या हो गया? पार्टिकल्स हो गया। फिर यहाँ इसमें डाउन तो हमने देख ही लिया। एनीथिंग इसमें इसका कोई, जैसे आउट टू, ये जो हमारा मॉडल्स है इसमें टू का कोई रोल ही नहीं है, ये प्रीपोजिशन का काम ही नहीं कर रहा है। तो इसी सब जो टाइप के वर्ड है जो हमारे सेंटेंसेस में यूज हो रहे होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं पार्टिकल्स। ठीक, ये पार्टिकल्स हम लोग का खत्म हो गया। अब हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं और इस चैप्टर को एंड करते हैं। ठीक, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं और उसमें जो हम अंडरलाइन वर्ड जैसे ये विल और ये विल, इसका क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये हमको बताना है। ठीक, उसी प्रकार जो ये सेंटेंस में एक ओपन है, यहाँ एक ओपन है और यहाँ एक ओपन है, तो इसमें जो ओपन 3 जगह लिखा है उस ओपन का क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक उसी प्रकार यहाँ एक दैट लिखा है, यहाँ एक दैट लिखा है, एक यहाँ दैट लिखा है और यहाँ एक दैट लिखा है। तो जो अंडरलाइन वर्ड है इन सब का पार्ट्स ऑफ स्पीच हमको बताना है, तभी तो पता चलेगा कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना सीखे हैं या नहीं। तो ही विल नेवर गो, ही विल नेवर गो, ये कैसे काम कर रहा है? ये हमारा हो गया मेन वर्ब। ये क्या कर रहा है?
गो करने का एक्शन कर रहा है, और विल क्या बोल रहा है, उसको हेल्प कर रहा है। ये हमारा यहाँ हो गया हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमें क्या बोला था, वर्ब जो है वो दूसरे वर्ब, सॉरी, जो वर्ब है वो दूसरे वर्ब को भी हेल्प करने का काम करता है। तो यहाँ विल क्या हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, जो कि इस मेन वर्ब को हेल्प कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पता चल गया हमारा ही विल नेवर गो अगेंस्ट योर विल। ये जो योर हमने लिखा है ये क्या है, डिटरमिनर है। योर क्या है, एक डिटरमिनर है। और डिटरमिनर किसके साथ लिखा जाता है, नाउन के साथ लिखा जाता है। तो ये यहाँ एक नाउन है। क्यों नाउन है, हम बोले ही विल नेवर गो, वह कभी नहीं जाएगा। ये फ्यूचर टेंस को बताने के लिए हमने ये एक विल लिख दिया, जो कि एक मॉडल है, जो कि फ्यूचर के एक्शन को शो करने के लिए लिखा जाता है। तो ये हो गया हमारा एक हेल्पिंग वर्ब। यहाँ एज ए हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है। ही विल नेवर गो अगेंस्ट, विरुद्ध, किससे, अगेंस्ट क्या, योर विल। विल यहाँ हो रहा है, विल का मतलब हो गया इच्छा, तुम्हारे इच्छा के विरुद्ध नहीं जाएगा। यहाँ विल का मतलब हो गया इच्छा। यहाँ ये क्या हो गया, नाउन। यहाँ ये क्या हो गया, नाउन। यहाँ उसके बाद हमने लिखा इफ यू विल, इफ यू विल। ये जो यू है हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट का हमको एक वर्ब चाहिए। तो एक वर्ब है, क्योंकि बिना वर्ब के तो कोई सेंटेंस बन नहीं सकता। तो ये क्या हो गया, वर्ब। ये हो गया वर्ब। यह एक मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। इफ यू विल, अगर तुम चाहो, अगर तुम चाहो। ठीक, तो हम देख सकते हैं कि सेम वर्ड एक जगह यहाँ हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये मेन वर्ब का मदद कर रहा है। ये हमारा सब्जेक्ट है, तो हमको एक सब्जेक्ट है, तो गो मेन वर्ब है, तो ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। अगर हम इसको मेन वर्ब माने तो ये गो क्या होगा, हमने इसको हेल्पिंग वर्ब किया, ये गो हो गया मेन वर्ब। अब योर जो है एक डिटरमिनर है, डिटरमिनर हमेशा नाउन के साथ लिखा जाता है। ये विल क्या हो गया, नाउन हो गया। मतलब ही विल नेवर गो, क्या, वो कभी नहीं जाएगा। क्या, कभी नहीं जाएगा, क्या, किसके अगेंस्ट नहीं जाएगा, योर विल, तुम्हारे इच्छा के अगेंस्ट। कब नहीं जाएगा, अगर तुम चाहो, इफ यू विल। ठीक, ये विल हो गया हमारा मेन वर्ब। तो ये हमने सीखा। अब ही वुड ओपन हिज आई एंड थ्रू द ओपन विंडो ही सी द बॉय प्ले इन द ओपन। ये जो वुड है इसको हम यूज करते हैं टू शो फास्ट रेगुलर हैबिट। जब स्टोरी टेलिंग करें तो स्टोरी टेलिंग में जैसे यूज टू को हम पास्ट के एक्शन को शो करने के लिए करते हैं, इसको भी हम यूज करते हैं पास्ट के रेगुलर हैबिट को शो करने के लिए। जब स्टोरी टेलिंग करना हो, जैसे ही वुड ओपन हिज आई, वो अपना आंख खोला करता था, एंड थ्रू द ओपन विंडो, और खुले, इस खुले दरवाजा से, सी द बॉय प्ले इन द ओपन, और लड़का को देखता था जो खुले मैदान में खेल रहा है। ठीक, अब ही वुड ओपन, ही वुड ओपन, ही वुड क्या, अब हमको ये पता है जो वुड होता है ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब होता है। ही वुड ओपन, ही ओपन करता था, क्या ओपन करता था, ये हम एक्शन को रेफर कर रहे थे। ये जो हेल्पिंग वर्ब है जो कि इस ओपन को हेल्प कर रहा है, जो कि एक मेन एक्शन है। ये हमारी मेन वर्ब हो गए। एच बी मतलब हेल्पिंग वर्ब, एम बी मतलब मेन वर्ब। हम बोल रहे ही वुड ओपन ही जाए, वो अपना आंख खोला करता, एंड उसके बाद क्या, थ्रू द ओपन विंडो। ये थ्रू जो होता है वो हमारा क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। और प्रीपोजिशन के बाद क्या चाहिए होता है, उसका ऑब्जेक्ट। दूसरा बात ये क्या है, द, एक क्या है, एक आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है, एक डिटरमिनर होता है। और विंडो क्या है हमारा, एक नाउन है। विंडो क्या है, एक नाउन है। अब हमने आर्टिकल हम किसके लिए लिखते हैं, इस नाउन के लिए लिखते हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि ही ओपन हिज एंड सी थ्रू विच टाइप ऑफ विंडो, हम बोल रहे हैं थ्रू विच विंडो, या फिर हम बोले व्हाट काइंड ऑफ विंडो, व्हाट काइंड ऑफ विंडो। तो इसका जवाब आएगा, तो विंडो कैसा था, ओपन विंडो था। तो यहाँ विंडो को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इस विंडो को हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं कि विंडो कैसा था, व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई हो गया, इसलिए ये क्या हो गया हमारा ओपन, यहाँ एक एडजेक्टिव हो गया। ठीक, एंड सी द बॉय प्ले इन द क्या, ओपन। तो ये जो इन है ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया। और प्रीपोजिशन का हमको ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। साथ ही साथ में हमने यहाँ डिटरमिनर लिखा। डिटरमिनर जो है हमेशा नाउन के साथ ही लिखा जाता है। तो यहाँ ये जो नाउन है वो क्या हो गया, ओपन जो है वो क्या हो गया, एक नाउन हो गया। तो हमने देखा कि ये ओपन यहाँ मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, ये ओपन यहाँ एज ए एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ये ओपन यहाँ एज ए नाउन काम कर रहा है।
I told that man, I told that man that a boy that had helped him told that to me. Told that to me. मैं कहा I told that man. I told that. ये जो told होता है ये हमारा डाय ट्रांजिटिव वर्ब होता है, मतलब इसके ऑब्जेक्ट चाहिए। मैं कहा I told, कहा which man, इस told वर्ब का ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो गया प्रोनाउन, ये हो गया हमारा प्रोनाउन। ठीक, ये हो गया हमारा प्रोनाउन। बट ये प्रोनाउन है, अगर हम इसको हम प्रोनाउन बोलें, ये मैन क्या है, तो बेसिकली ये जो टोल्ड वर्ब है ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया मैन, और ये जो दैट हमने लिखा है ये इस मैन का डिस्क्रिप्शन हो गया। तो विच मैन हम बोलेंगे, विच मैन थे बता रहे दैट, वो वाला आदमी, कौन वाला आदमी, तो वो वाला आदमी, हम रेफर कर रहे हैं वो वाला आदमी। ये जो दैट है ये क्या कर रहा है, डिटरमिन कर रहा है, क्या डिटरमिन कर रहा है, क्या डिटरमिन कर रहा है, इस मैन के पोजीशन को, ई वाला आदमी या वो वाला आदमी, हम बोल रहे हैं वो वाला आदमी जो दूर में है, ये डिटरमिन कर रहा है पोजीशन, ये हो गया डिटरमिनर। और ये जो मैन है ये हो गया नाउन, ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब आई टोल्ड दैट मैन, इस मैन को दैट मैन, दैट अ बॉय, अब ये दैट क्या है, अब यहाँ से यहाँ हमारा एक मैन क्लाउज है, आई टोल्ड दैट मैन, हमें क्या कहा उस मैन से, ये पूरा जो स्टेटमेंट है ये पूरा एक स्टेटमेंट है जो कि क्या है हमारा सबनेट क्लाउज है, सबनेट क्लाउज जो कि टोल्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट है। चूंकि टोल्ड वर्ब का दो ऑब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, एक ये पूरा सबनेट क्लाउज हो गया जो कि एक नाउन क्लाउज की तरह काम कर रहा है। तो ये जो दैट है यहाँ एक कंजंक्शन है जो कि दो क्लाउज को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, इसको भी कनेक्ट किया और इस क्लाउज से। अब इस क्लाउज के अंदर हम लिखा दैट, ही टोल्ड दैट में क्या बोला, दैट अ बॉय दैट हैड हेल्प मी, अ बॉय दैट हैड हेल्प मी। अब हम इस अ बॉय जो कि एक नाउन है इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमने एक फिर से नाउन क्लाउज लिखा, दैट हैड, सॉरी एडजेक्टिव क्लाउज लिखा, कौन सा बॉय, वह बॉय, विच बॉय, हमने बोला विच बॉय, विच बॉय, हमने बोला दैट बॉय दैट हैड हेल्प, जिसने उसको मदद किया। तो ये जो दैट है यहाँ एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन। हमने दैट को रिलेटिव प्रोनाउन क्यों बोला, चूंकि ये इस जो इसके पहले जो वर्ड हमने लिखा उसको रेफर भी कर रहा है, ये इस अ बॉय को भी रेफर कर रहा है, साथ ही साथ में ये एज ए कंजंक्शन भी काम कर रहा है। मतलब ये जो क्लाउज है दैट हैड हेल्प मी, ये इस पूरे क्लाउज के जो पूरे नाउन क्लाउज है दैट हैड हेल्प मी, यहाँ से यहाँ जो हमारा नाउन क्लाउज है दैट हैड हेल्प हिम, इस नाउन क्लाउज के का सब्जेक्ट की तरह भी काम कर रहा है और इसको और इसको कनेक्ट भी कर रहा है, अ बॉय दैट हैड हेल्प मी, तो ये इसको रेफर भी कर रहा है, इसको रेफर करने के साथ साथ इसके सब्जेक्ट की तरह भी काम कर रहा है। तो ये क्लाउज के अंदर एक और क्लाउज है, ये हमने नाउन क्लाउज लिखा है इस बॉय को डिस्क्राइब करने के लिए। तो ये जो दैट है, ये जो दैट है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक, अब तो अ बॉय, तो दैट हैड हेल्प मी, तो ये जो यहाँ से रेड कलर से जो हाईलाइटेड है तो उसका सब्जेक्ट कौन है, वो दैट है। और अ बॉय टोल्ड दैट टू मी, ये जो अ बॉय है ये जो नाउन है ये यहाँ से यहाँ का जो लिखा है इसका सब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ का सब्जेक्ट है, अ बॉय टोल्ड दैट टू मी। ठीक है, ये अ बॉय है, अ बॉय ने क्या किया, टोल्ड किया, क्या टोल्ड किया, दैट, दैट है उसको टोल्ड किया। ये दैट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ क्या हो गया, प्रोनाउन। ठीक, तो पहले ऊपर मिटाते इसको फिर से लिख देते हैं, ऊपर का थोड़ा, एक दो, मैं क्या कहा, ये जो हमने लिखा है ये अ बॉय टोल्ड दैट टू मी, ये एक हमारा क्लास हो गया। ठीक है, अ बॉय दैट टोल्ड टू मी, और इस बॉय को डिफाइन करने के लिए हमने एक और नाउन क्लाउज लिखा है, नाउन क्लाउज एडजेक्टिव क्लाउज लिखा, दैट हैड हेल्प्ड हिम।
ये एक एडजेक्टिव क्लॉज लिखा है हमने, इस जो बॉय है हमारा, ये क्या है, दैट अ बॉय हैड, दैट अ बॉय टोल्ड दैट टू मी। ये बॉय जो है ये सब्जेक्ट है किसका, यहाँ से, ये जो है दैट टोल्ड दैट टू मी, इसका सब्जेक्ट, ये इसका प्रेडिकेट है। और इस दैट क्लाउज के अंदर, मतलब ये जो नाउन क्लाउज है, इस नाउन क्लाउज के अंदर हमने इस सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने, इस नाउन क्लाउज के अंदर ही एक और क्लाउज लिखा है जो कि एक एडजेक्टिव क्लाउज है, जो कि एक एडजेक्टिव क्लाउज है इस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए। ये जो दैट है किसको रेफर कर रहा है, इसको रेफर कर रहा है, और इस अ बॉय को कनेक्ट कर रहा है किससे, ठीक है। तो एक्चुअली में अ बॉय ही हैड का सब्जेक्ट, बट हम ये ऑलरेडी इस टोल्ड का सब्जेक्ट हो गया है, तो इसके लिए हमने अलग से दैट क्लाउज से कनेक्ट करके इसको बॉय को डिस्क्राइब कर दिया। तो ये हमारा हो गया एडजेक्टिव क्लाउज, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसको हमने बोल दिया रिलेटिव प्रोनाउन। कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। द मैन इन द रूम put on his coat and looked above। यहाँ इनको, ऑन को और above का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। यहाँ बिफोर आई कुड आस्क हिम वेयर ही हैड सीन मी बिफोर ही टुक 2 cups ऑफ टी बिफोर। तो इस सब का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। बिफोर दैट वन। अब हम देखिए द मैन इन द रूम, द मैन इन द रूम। तो इस मैन को डिस्क्राइब करने के लिए हमने एक प्रीपोजिशनल फ्रेज किया लिखा है, उनका द मैन लिखा, विच मैन, द मैन इन द रूम। ये पूरा जो फ्रेज है एक एडजेक्टिव फ्रेज है, और ये क्या है, एक प्रीपोजिशन है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखा होता है, ये प्रीपोजिशन और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट या तो एडजेक्टिव की तरह काम करता है या तो फिर एडवर्ब की तरह काम करता है, और ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ये अपना फंक्शन प्ले कर रहा है, मतलब ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन ही होगा। उसको द मैन इन द रूम पुट ऑन हिज कोट, ये जो पुट ऑन है ये एक वर्ब फ्रेज है, एक वर्ब फ्रेज है। और हमने पढ़ा था जो वर्ब फ्रेज में यूज हो रहे प्रीपोजिशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये क्या है, पार्टिकल्स है। पार्टिकल्स पुट ऑन हिज कोट, जो रूम आदमी है जो रूम में है उसने क्या किया, अपना कोट उतारा और रख दिया, पुट ऑन हिज कोट, अपना कोट रख दिया, एंड लुक्ड अबव। अब वो क्या कर रहा, वो दो एक्शन परफॉर्म किया, उसने अपना कोट उतारा और क्या कर रहा, देख रहा है, कहाँ देख रहा है, एबव। एबव एबव क्या बता रहा है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस को देख कहाँ रहा है, एबव देख रहा है, ये हमारा हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक, ये हमारा हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। हम समझ गए कि हम देखो सब देखने में प्रीपोजिशन ही लग रहा होगा, बट ये प्रीपोजिशन का फंक्शन प्ले कर रहा है, ये रिलेट कर रहा है किसको, द मैन को, किससे, द रूम से। फिर कौन सा मैन, वही आदमी जो रूम में है, तो रिलेट कर रहा है, फिर रिलेटिंग वर्ड हो गया, तो ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। बट ये पुट ऑन जो है ये क्या, एक वर्ब फ्रेज है, वर्ब फ्रेज के अंदर यूज हो रहे जो प्रीपोजिशन एडजेक्टिव एडवर्ब होते हैं वो क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। इसका कोई यहाँ लिटरल मीन ऑन, ऑन यहाँ कोई किसी को रिलेट नहीं कर रहा है। उसके बाद एंड ही लुक्ड अबाउट, कहाँ देखा, ऊपर। अब लुक का एक्शन किस प्लेस पे हो रहा है, एबव, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। अब बिफोर आई कुड आस्क हिम वेयर ही हैड, अब बिफोर, ये पूरा जो है पूरा क्या है, एक बिफोर आई कुड आस्क हिम, इससे पहले कि मैं उससे पूछता, ये हमारा एक कंजंक्शन है। क्यों कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन क्यों नहीं है, क्योंकि इसके बाद हमने एक क्लाउज लिखा है। तो अगर हम बिफोर के बाद क्लाउज नहीं लिखे होते, सिर्फ कोई एडजेक्टिव लिखे होते, कोई सॉरी सिर्फ नाउन या प्रोनाउन लिखे होते, तो हम उसको ये मान लेते कि प्रीपोजिशन है, बट ये एक कंजंक्शन है, क्योंकि इसके बाद हमने एक क्लाउज लिखा है। और पूरा क्लाउज क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब क्लाउज है। बिफोर आई कुड आस्क वेयर ही हैड सीन मी बिफोर, सीन मी बिफोर, ये जो सीन का एक्शन हुआ है किस टाइम से पहले हुआ, इसके टाइम को रेफर कर, सीन एक्शन के टाइम को रेफर कर रहा है, मतलब व्हेन का रिप्लाई है। और इसके बाद हमने कोई क्लाउज नहीं लिखा है, यहाँ कॉमा देकर हमने सेपरेट कर दिया, मतलब ये हमारा हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम।
ही टुक 2 कप्स ऑफ टी बिफोर, और बिफोर के बाद हमें क्या लिखा है, दैट वन। दैट वन क्या है, इस बिफोर का ऑब्जेक्ट है। वन क्या होता है, किसी नाउन के प्लेस पे यूज होता है दैट वन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन है, क्या है, सब्स्टिट्यूशन है, नाउन के प्लेस यूज है, मतलब ये क्या है, प्रीपोजिशन है। और ये पूरा जो क्लॉज है इसकी तरह काम कर, एडवर्ब ऑफ टाइम का, मतलब ही टुक 2 कप्स ऑफ टी बिफोर, क्या, बिफोर दैट वन, उससे पहले। ये पूरे जो फ्रेज है वो एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह काम कर रहा है, जिसमें ये जो बिफोर है वो क्या है, प्रीपोजिशन है। हमने देखा कि एक ही वर्ड एक ही सेंटेंस में कैसे अलग अलग जगह अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं। तो यही हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में सीखा कि कोई भी वर्ड जो है उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच फिक्स नहीं, वो डिपेंड करेगा कि वह किसी पार्टिकुलर सेंटेंस में कैसे यूज हुआ। ठीक है, आज के लिए इतना ही।